चुनावी प्रक्रिया में अब सिर्फ एक ही बात रह गया है कि पहले राउंड में कितने वैध उम्मीदवार बच गए। 24 घंटा 48 घंटा पहले किसी भी परिस्थिति में वो गठबंधन के भीतर या फिर पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ली। एक बात तो उन्होंने जरूर कही है कि जीते हुए हमारे विधायक, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जीते हुए हमारे विधायक ये तय करेंगे मैं कौन होता हूं। जीते हुए हमारे विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये जो सवाल खड़े किए गए, वोट चोरी का बात किया गया, ये सारी बातें निराधार साबित हुई और इस नैरेटिव को जो गढ़ना चाहती थी महागठबंधन और राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लैट हो गए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी में। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन देखिए एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि हम बेहतर हैं, लेकिन विपक्ष दूसरे तरफ दावा करती है कि हमने बेहतर किया है। लेकिन बेहतर कौन किया ये तो जनता तय करेगी ही। लेकिन आज हम बाबा के साथ बैठे हैं कि किसका काम ज्यादा बिहार में बेहतर रहा है। अगर सत्ता पक्ष जो दावे करती है वो ज्यादा बेहतर है या जो विपक्ष दावा करती है वो बेहतर है। तो सबसे पहले स्वागत है बाबा आपका। धन्यवाद। आज हम जानेंगे आपसे कि कौन कितना पानी में है। पानी में कहने का अर्थ है कि किसने बिहार में कितना काम किया है, और किया है तो जनता का जो भरोसा है वो कौन जीत पाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक सवाल करेंगे। चुनाव नजदीक है बाबा, सीट बंटवारे जो है एनडीए में हो गई है, स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट आ गई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को ही लेकर जो है खींचतान अभी भी जारी है। हम चाहेंगे पहले आप इसका जवाब दें, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कितना पानी में है। देखिए, अब इस बात से कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाता है कि सीट बंटवारे का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये एपिसोड अब बंद हो चुका है। तो ये पहली बार बिहार में ऐसे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जी, 121 सीट पर अगर 135 उम्मीदवार उतार दिए जाए या 121 से ज्यादा उम्मीदवार किसी गठबंधन के द्वारा उतार दिया जाए, तो इसका मतलब ही होता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है जी। और ये महागठबंधन की तरफ देखने को मिला। मैं समझता हूं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। तो आपके सवाल के जवाब में इसके अलावे जो मैं बात कहूंगा कि चुनावी प्रक्रिया में अब सिर्फ एक ही बात रह गया है कि पहले राउंड में कितने वैध उम्मीदवार बच गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्क्रूटनी भी हो चुकी है, नाम वापस लेने का भी समय समाप्त होने जा रहा है और कल तक आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने उम्मीदवार वैध हैं जो मैदान में उतरे हैं, चाहे वो किसी गठबंधन से है या फिर निर्दलीय या किसी पार्टी से है। जी। तो इसकी लिस्ट आ जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन आमने सामने लड़ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो लग रहा था कि चुनाव किसी और दिशा में जा रहा है, वो चुनाव अब दो धुरी पर आकर के टिक गया है। बाबा एक सवाल और, हम लोग तो नए हैं पत्रकारिता में, आप काफी समय से हैं, लेकिन ये जो बिहार चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला है, क्या इससे पहले कभी ऐसी संभावनाएं बिहार में बनी थी? बिल्कुल नहीं। देखिए, गतिरोध होता था जब तक नॉमिनेशन की तिथि शुरू नहीं होती थी या नॉमिनेशन के अंतिम दिन से पहले 24 घंटा 48 घंटा पहले किसी भी परिस्थिति में वो गठबंधन के भीतर या फिर पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर लेती थी। लेकिन ये पहला ऐसा गठबंधन मिला है जिस गठबंधन में, खास करके महागठबंधन की मैं बात अगर करूं, तो महागठबंधन में असमंजस की स्थिति इतने हद तक रही कि किसी को यह पता नहीं था कि कौन उम्मीदवार बन रहा है। 121 सीटों में 130 से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं गतिरोध है। और ये गतिरोध जो हम आज बताने जा रहे हैं और आपके साथ जो बैठे हैं, कल भी हमने एक एपिसोड किया था 29 में 26 जी, जिस एपिसोड में हमने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, अगर आप युद्ध में उतरते हैं तो आपका दुश्मन कितना मजबूत है वो तो एक मायने रखता ही है, लेकिन उससे लड़ाई लड़ने के लिए आप कितने मजबूत हैं, आप कितनी तैयारी की है, आपके पास किस किस तरह का अस्त्र शस्त्र है जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अकेले अगर हनुमान जी जा करके लंका चला करके चले आ सकते हैं तो ये हनुमान जी की विशेषता रही है। इसके लिए लश्कर की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी ने क्या कहा था कि माता, मैं तो अभी आपको लेके चला जाऊं और कोई रोक भी नहीं पाएगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई संशय उनको हुआ भी था तो उन्होंने अपना पूरा भूधराकार शरीर दिखा करके कहा कि आप हमें एक सामान्य बानर मत समझिए, मेरे ऊपर श्री राम का आशीर्वाद है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। उनका पैर तक लोग नहीं हिला पाए थे जो रावण के साथ थे। वो तो अंगद की बात कर रहे हैं आप। जी। अंगद ने जब वहां पैर जमा दिया था तो उसका पैर नहीं हिला पाए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि हनुमान एक मात्र हनुमान न था और एक हनुमान एनडीए में और है जो ये दावा कर रहा है कि आप कहिए ना किसको हराना है,
हम हराने के लिए तैयार हैं। मैंने यही एपिसोड कल किया बिल्कुल था। 29 में से 26 सीटें बिल्कुल, ऐसी थी जहां इसी विषय पर मैंने बात किया जी। था। आज मैं वो बात करने जा रहा हूं कि वो 10 कारक कौन कौन से हैं जिससे एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन का पलड़ा जो ऐसे सामने सामने चल रहा था, पसंगा की जरूरत थी, वो पसंगा किधर से आके गिरा। और पसंगा ही नहीं गिरा, 10-10 किलो के वजन पर दोनों चल रहे थे, उस पर पंसेरा गिर गया है। पंसेरा का मतलब समझते हैं, 5 किलो वाला। जी, पहले किलो नहीं शेर चलता था, अच्छा, इसलिए तो पंसेरा जो है ना उस पर गिर गया है, तो वजन जो है बहुत ज्यादा भारी हो गया है। चिराग पासवान ने आगे बढ़कर के ये कहा है कि आप मुझे वो सीटें दीजिए ना भाई, जो सीटें मुश्किल लग रही हैं, जी, मैं उन सीटों को जीत करके लेके आऊंगा। यानी कि राम काज करीबे को आतुर। तो ये सारी चीजें आज, चूंकि हनुमान जयंती भी है, इसलिए मुझे बार बार ये चीजें आ रही है। आप जानते हैं मैं थोड़ा सा धर्म कर्म में रखता हूं और सनातन वाला आदमी हूं, जी, तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि इन सब चीजों का मैं 10 वो कारण हम बताने जा रहे हैं जिस कारण से इस बार के चुनाव में परिणाम आएंगे, फैसला आएगा। और खास करके प्रबुद्ध बिहार की जनता जो वोट करने वाली है, उस जनता के सामने जब मैं वो मुद्दे रखूंगा, वो कारक रखूंगा, तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि चीजें सामने आ जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिएगा कि लोग अपनी राय जरूर देंगे। और बिल्कुल बिल्कुल जब हम फील्ड में होते हैं बाबा, लोगों से सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल होता ही है कि बिहार के लिए नीतीश मोदी की जोड़ी बेहतर है या तेजस्वी या राहुल की बेहतर है। लेकिन आज हम कार्यों के हिसाब से बताएंगे दर्शकों को कि किस प्रकार से आप देख लीजिए कौन बेहतर दिखाई जी, सबसे पहला कारण हम लेकर के आते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जी, कि इस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए हम ये बात मान लेते हैं कि एनडीए गठबंधन में अमित शाह ने जो बयान दिया है, उस बयान की चर्चा मान लेते हैं कि अमित शाह ने कह दिया कि नहीं भाई नीतीश नहीं बनेंगे, हम मान लेते हैं इस बात को। क्योंकि मैथ जब करते हैं, साइंस जब सामने आता है, करते हैं, हाँ, तो साइंस जो है वो मानता है और तब जाके उसको प्रूव करता है। लेट टू बी है ना। हाँ, तो एक बात तो उन्होंने जरूर कही है कि जीते हुए हमारे विधायक, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जीते हुए हमारे विधायक ये तय करेंगे, मैं कौन होता हूं, जीते हुए हमारे विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और ये अंडरस्टूड है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बिहार खंड को देख लीजिए। बिहार के जितने विशिष्ट नेता है, सबने मान लिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग भी दल में वो तो सभी कह ही रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान ने कह दिया है 2025 से 30 फिर से नीतीश, कोई इसमें संशय नहीं है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अगर ये मेरे मन में विचार है भी कि मैं बिहार को में आऊं, बिहार को लीड करूं, बिहार में अपना योगदान दूं, तो उसके लिए मैं 30 के बाद की बात सोच रहा हूं। मैं 30 तक तो सोच ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल, ये भी बात है। जीतन राम मांझी ने ऑलरेडी कह दिया है और जदयू तो ये बात कह ही रही है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री को लेकर के बहुत ज्यादा संशय नहीं है, वहां दूसरी तरफ इसी को लेकर के सबसे बड़ा झमेला है जी, जहां सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था कि महागठबंधन ये मान के चलता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है, इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं है। उससे पहले लालू यादव ही है, राबड़ी देवी हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये बातें जब सामने आ गई तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा अड़ंगा लग गया है और इस अड़ंगा को निकालना, इससे निकलना तेजस्वी यादव के लिए अब शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये पहला कारक है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानने के पीछे कारण था कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें दूसरा प्रश्न भी इसमें जोड़ लीजिए आप। पहला प्रश्न तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर होना, बिल्कुल, और दूसरा प्रश्न उसमें जोड़ लीजिए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संशय में है। कांग्रेस ने यह मान लिया है कि अब तेजस्वी यादव उससे ज्यादा आगे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ वो घिरे हुए हैं अपने परिवार में, परिवार की बात करते हैं तो परिवार में उनके ही परिवार के, उनके ही भाई बहनों में एकमत नहीं है। उनके जो 9 भाई बहन हैं उनमें से अधिकांश लोग तेजस्वी यादव से बिल्कुल अलग थलग हैं। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके पीछे कई कारण है, उसके भी विश्लेषण हम बाद में करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है महागठबंधन में नैरेटिव। महागठबंधन जिस नैरेटिव के साथ चला था, आपको याद होगा कि आज से 3 महीना पहले जब एसआईआर का मुद्दा सामने आया, पूरे देश में खलबली मची थी। इससे पहले वक्फ बिल पर खलबली मची थी और दूसरा मुद्दा था एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर के मुद्दे पर सीधे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कहीं से इसमें नहीं हूं, जो आपके लिए होगा, अन्य पार्टियों के लिए होगा, अन्य लोगों के लिए होगा, अन्य राज्यों के लिए होगा,
वही मुझ पर भी लागू होता है। और ये बातें स्पष्ट भी नजर आई, क्योंकि चुनाव आयोग का फैसला था कि चुनाव आयोग चाहता था कि देश भर में वैध मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाए, जिससे अवैध मतदाता और जो गलत तरीके से नाम जुड़े उनके हुए नाम कटे, वो हट जाएं। बिल्कुल। यानी वैध लोगों को मौका मिले, अवैध लोगों को उससे अलग किया जाए। और ये संवैधानिक प्रक्रिया की और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे बेहतर पहल थी। इस पहल को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए, वोट चोरी का बात किया गया, ये सारी बातें निराधार साबित हुई। और इस नैरेटिव को जो गढ़ना चाहती थी महागठबंधन और राहुल गांधी, पूरी तरह से फ्लैट हो गए। और यहां से महागठबंधन का जो गिरावट आया वो साफ साफ नजर आया। साथ साथ तेजस्वी यादव का भी गिरावट आया। और तेजस्वी यादव पहली बार राहुल गांधी के पीछे पीछे चले बिहार में, ये लोगों के दिमाग में बात आ गई और यहां से लोगों के मन में चीजें। और बिल्कुल बाबा, ये जो चीजें आई कि तेजस्वी जो थे साथ में, लेकिन राहुल गांधी जो उस कार्यक्रम को देख रहे थे वो वोट चोर गद्दी चोर, उसके बाद कहीं ना कहीं इसी का कारण आज राहुल गांधी जो है तेजस्वी को बार बार दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। आप ये सारी बातें हैं। अब इसके आगे जो आपने कहा, अब उस पर मैं आ जाता हूं जी। जो पांचवा कारण है, वो कारण है कि आपसी तालमेल का सर्वथा अभाव। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात, बिल्कुल। अपने अपने हिसाब से बिना सीट शेयरिंग के समझौता हुए, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। देखिए, आप एक चीज समझिएगा कि कभी कभी होता क्या है ना, कि आप देखते होइएगा अभी जो प्रैंक सब चल रहा है, उसमें आप देखिए कि 10 लोग जहां खड़े रहते हैं वहां एक आदमी आता है, खड़ा होता है और अचानक से दौड़ कस के दौड़ने लगता है, माथा पर माथा ऐसे करके, लेकिन ऊपर से कुछ गिर रहा है और सभी भागने लगते हैं। आपको तो दिखाई ही थे हम। वही बता रहे हैं ना, सभी भागने लगते हैं जी। इस बार एनडीए ने क्या किया कि पटना और बिहार का फैसला जो है वो दिल्ली में हुआ जी। इतना शांतिपूर्ण ढंग से हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। और सबने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, सबने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा बिल्कुल कि हमको इतनी सीटें मिल गई है, मजबूत हुआ है बिहार फिर से नीतीश कुमार। बाबा, ये वही बात हो गई नीतीश कुमार की, दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। एनडीए, फिर से एनडीए सरकार और महागठबंधन को भी लगा कि हम भी काहे ना इसी फार्मूला को अपनाएं, लेकिन गड़बड़ा तो गया। हिसाब के फार्मूला में मैथ का कोई फार्मूला हो और उस पर आप जाकर के केमिस्ट्री का रिएक्शन घुसाइएगा, रिएक्ट तो करेगा, तो निश्चित रूप से उसका कोई असर तो होगा नहीं। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि उन्होंने भी सोचा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है, हम लोग अपने अपने बांट लेते हैं। लेकिन वहां सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ और सभी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए, बिल्कुल, जिसका कि सामंजस्य का अभाव दिखा, पूरी तरह से खींचतान दिखी। और ये खींचतान आज भी दिख रही है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही संशय में पड़े हुए हैं कि वो उम्मीदवार हैं कि नहीं जी, क्योंकि उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़े कर दिए गए हैं। और ऐसे कई 10 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अलग अलग पार्टियों ने, महागठबंधन के ही, अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं। दूसरी तरफ आपने देखा भी होगा कि एनडीए गठबंधन का एक सीट, मैंने कई न्यूज चैनलों को देखा है, जैसे लग रहा है कि वो जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं। 143 नहीं, 142 पर चुनाव होगा। जानते हैं क्यों बाबा? मैंने अजीब तरह का मैं देख रहा हूं। मैंने, आप मीडिया बंधु हैं, आप पत्रकार हैं, आपका कुछ अलग तरीका सोचने का होना चाहिए। और जिस तरीके से आप सारी बातें कर रहे हैं वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो चीजें कर रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से उसमें फंसे हुए हैं। एक व्यक्ति का, एक उम्मीदवार का यदि नामांकन रद्द हो गया तो इसका मतलब चुनाव प्रभावित नहीं हो रहा है। चुनाव तो 243 पर ही होगा। आप ये कैसे कह सकते हैं 243 पर ही चुनाव होगा, एक वो सीट तो जीत गई राजद। कैसे आप राजद को जिता दिए भाई? सीधे वो कह रहे हैं कि राजद जीत गई क्योंकि और उम्मीदवार वहां कोई नहीं है, वहां किसी ने नामांकन ही नहीं किया है। हद दर्जे की बात है। पिछली बार 2020 में लोगों ने अपना फोटो लगा लिया था, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ फोटो लगा, बोले कब हम दिखाएंगे, हमारी सरकार आ रही है। और आज वही लोग इस तरह की बातें, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता है तो रिजल्ट बताता है कि क्या कुछ है। कुछ नहीं। देखिए, ये मीडिया का एक रोल है ही नहीं, ये मीडिया का रोल नहीं है। हम बात कर रहे हैं परसेप्शन की, हम बात कर रहे हैं लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं, हम उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो अभी हमारे लेवल में नजर आ रहा है कि कौन कितने पानी में है। इसके अलावा आपसी खींचतान में कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ महागठबंधन में आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में तालमेल है। इन सब के बावजूद आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन के नेता एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जाकर के वहां नॉमिनेशन में शामिल भी हो रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ नॉमिनेशन में अपने अपने उम्मीदवार के नॉमिनेट कराया जा रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ देख लीजिए कि एक दूसरे के नॉमिनेशन में सभी पांचों दल के लोग शामिल हो रहे हैं। ये कि यहाँ कहीं ना कहीं आपस में खींचतान दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें कई विकल्प नए नए तैयार हुए थे। पिछली बार आपने देखा होगा कि ओवैसी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए थे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसलिए हम कह रहे हैं कि एक गठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा था, ग्रैंड अलायंस बना था, जिसमें कई दल थे, 6 दल 7 दल शामिल थे। उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी थी, बिल्कुल बसपा भी थी, ओवैसी भी थे। लेकिन इस बार ओवैसी अकेले हैं। ओवैसी इस बार बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करते दिख रहे हैं जी। लेकिन अगर ओवैसी का प्रभाव कुछ रहा भी तो ओवैसी क्या करेंगे? तो एक बात ओवैसी कर सकते हैं, और ओवैसी ये बात कर सकते हैं कि सीधे तौर पे वो, अगर बात करें हम जनसुराज की, तो जनसुराज या फिर ओवैसी जी, ओवैसी की बात अगर पहले हम कर लेते हैं तो सीमांचल के क्षेत्र में। सीमांचल के क्षेत्र में तो वो ज्यादा डैमेज अगर देखिएगा आप तो महागठबंधन को ही करेंगे, क्योंकि MY समीकरण महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो डैमेज करेंगे तो आप समझ लिए कि यहाँ भी एक कारक जरूर बन रहा है जिसमें एनडीए गठबंधन को एज मिल रहा है। बिल्कुल। इसके बाद हम इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करते हुए सीधे हम जनसुराज पे आ जाते हैं, जिसने बहुत हाइप क्रिएट किया था। 1 महीना पहले तक दिखेगा कि उसका खुलासा कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं। आज उन्हीं का खुलासा हो गया। किस्ती निकाल रहे थे। आज उन्हीं का खुलासा हो गया। अब किस्ती निकाले ना, चुनाव तो आ गया, अब जनता को बताए ना, जो जो वैध उम्मीदवार है उनके बारे में बताएं कि ये चोर है, ये डकैत है, ये वो किया है, उसका पुर्जा खतियान निकल लेकर के बैठे। जनता को वहां बताना चाहिए, जैसे हम लोग बता रहे हैं क्या क्या कारक है। आज आप देखिएगा तो पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, कहीं नजर नहीं आएंगे, और उनको 121 उम्मीदवार भी नहीं मिला। आपने कहीं देखा है क्या लिस्ट 121 उम्मीदवारों? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। 121 उम्मीदवार, 243 खड़ा करने वाले को 121 उम्मीदवार नहीं मिला। अभी तक वो उम्मीदवारों की लिस्ट अगर है भी, खड़ा भी किया है, तो लिस्ट उनको जारी करना चाहिए, क्योंकि शुचिता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। पूरी तरह से वो भी फेल कर गए हैं, और उनका भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यानी यहां भी कहीं ना कहीं एज जो है वो एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सर बाबा एक और बड़ी बात है, जो लोग ग्राउंड जीरो पे काम किए, जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो अब सीधा कह रहे हैं कि मैं प्रशांत किशोर का पोल खोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो इस बार का चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव को लेकर के जो चीजें बन रही हैं, उसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को एक जगह खड़ा, एक पलड़े पर बिठा दें आप, और दूसरे पलड़े पर आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बैठाएं, तो दोनों में सामंजस्य की बहुत कमी नजर आ रही है। बिल्कुल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की, एक तरफ रुआ तौलिए और दूसरी तरफ लोहा, या भिगा के वही रुआ तौलिए, तो दोनों दो तरह की बातें हो जाती हैं। अब इसके बाद एक और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के बीच में जो एक लंबे समय से केस चल रहा था लालू प्रसाद और उनके परिवार के काफी सदस्यों के बीच में, लैंड फॉर जॉब वाला, और भी कई मामले 22 आरोप थे। तो इन आरोपों को लेकर के न्यायालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में वो लोग प्रस्तुत होने के लिए गए थे, शायद 13 तारीख को गए थे, 11 तारीख को उनका था। तो 11 तारीख को जब गए थे वो, तो संभवतः वहां से आरोप उन पर सिद्ध हुआ है। और इसके बाद कांग्रेस ने भी थोड़ा सा हाथ खींचा है, क्योंकि उसको आगे 2029 की तैयारी करनी है, और 2029 में कोई भी पीठ पर बैगेज लेकर के वो चलना नहीं चाहती है। और शायद तेजस्वी यादव को जैसा लग रहा है कांग्रेस का रुख से कि वो बैगेज ही समझ करके चल रही है जी। इसके अलावे सीट शेयरिंग में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना, ये सबसे बड़ा कारक है, और यहां से लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। जनता एक अस्थायी सरकार चाहती है, अस्थायित्व तो चाहती है, और मैं कई बार बता रहा था, आपको याद होगा ना, बिल्कुल, कि दो ही बातें होगी, या तो क्लीन स्वीप होगा और नहीं तो हंग असेंबली होगी जी। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। अब जो मामला है वो दूसरी तरफ जा रहा है, जहां से महागठबंधन कमजोर होता जा रहा है विभिन्न कारणों से। कई कारक है, 10 कारक हम बता रहे हैं। बाबा हमने भी कल दर्शकों को बताया है कि कौन से ऐसे 10 सीट है जहां एक दूसरे के प्रति ही खड़े हैं। बिल्कुल, आप भी और हम भी, कांग्रेस और राजद। यहाँ 122 सीटें आपको लानी है बहुमत के लिए, आपस में लड़ रहे, और आपस में आप 121 सीट में ही, क्या 121 सीट पे 140 को उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो 140 जीत के थोड़े आएगा? बिल्कुल, थोड़ी सब जीत जाएगा। जीत हार तो 121 में ही होना है। बिल्कुल, ये परिस्थितियां बनी है। इसके बाद डिप्टी सीएम विवाद जो है सबसे बड़ा विवाद हो गया है। इसमें अति महत्वाकांक्षा जो नजर आ रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि कई डिप्टी सीएम के दावेदार हैं, कई लोगों, जितने डिप्टी सीएम के दावेदार हैं उसमें से कई लोग जो हैं, जैसे आप समझिए मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के दावेदार, वो तो कहते ही हैं। यहां परसेप्शन आप बैठाइएगा, एक डिप्टी सीएम के दावेदार हैं जो चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं जी, एक सीएम के दावेदार हैं, डिप्टी सीएम हैं ऑलरेडी, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
बिल्कुल एनडीए ने कहा है कि आप अगर डिप्टी सीएम बने हुए हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उसके कैपेबल हैं कि नहीं। बिल्कुल उसने अपने सभी डिप्टी सीएमओ को, दोनों डिप्टी सीएम को कहा कि चुनाव, एक तो लड़ ही रहे थे, दूसरे को भी कहा कि जाइए आप चुनाव लड़के आइए। अब आप नीतीश कुमार से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि घर का बुजुर्ग जो है अगर काम नहीं करता है, घर का मालिक अगर काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये नहीं घर का काम नहीं होगा, उसका काम करना नहीं, काम करवाना है, उसको ये जिम्मेवारी दी गई। अनुभव, मैनेजर या इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर ईंटा ढोता है क्या? ईंटा का रसानता है क्या? वो डिमोन्स्ट्रेट करता है कि इतना बालू, इतना सीमेंट मिलाना होगा, तब जाकर के ये ईंट मजबूत होगी, ठोस बनेगी जी। उसी तरह से घर का मालिक जो है काम करवाने के लिए जाना है। तो नीतीश कुमार की बात मत कीजिएगा, 20 साल से वो यही काम कर रहे हैं। रहा डिप्टी सीएम विवाद, तो डिप्टी सीएम विवाद पर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि बिहार की जनता इतना कंफ्यूज है कि वो सोच रही है कि उस दुकान में सामान लेने पर, जाने पर 10 तरह का बात करता है। इसके यहाँ जाते हैं, एक दाम है, फिक्स रेट है, कम होना है बेसी होना है, वहीं से ले लो भाई, एक दाम, झंझट नहीं करना है, कुछ झंझट नहीं करना है। आप देखिएगा कि यही कॉन्सेप्ट है जिसके कारण आप देखे होइएगा कि ऑनलाइन सर्विस इतना तेजी हो गया है कि 7 मिनट में आपके घरे पहुंच जाता है सामान। वह बिल्कुल 500, 450, 300 नहीं होता है, और आपके यहाँ पहुंच जाता है, वहां दाम कम बेसी नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ हैं। अच्छा, खराब सामान है तुरंत वापस भी होता है, दूसरे दुकान का जाइएगा तो कहेगा ये महाराज कार लेकर के चले आए हैं, हो सकता है कहीं से लेके गए हैं, बहुत तरह की बात है, ये एक होता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात जो 10वां कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ने मिलकर के जो एनडीए गठबंधन का सृजन किया बिहार में, और जो सरकार चल रही थी, जो बाहर से समर्थन दे रहे थे, सरकार का हिस्सा नहीं भी रहे या सरकार का हिस्सा रहे, सभी ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और नीतीश कुमार ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। बिल्कुल, आप 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहते थे, आपकी सरकार बाबा के सिकड़ रहे वाला हाल नहीं होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर सीधे सीधे कितना 200 देना चाहते थे, नहीं 125 आज से लीजिए, तो 125 3 से गुना कर दीजिए, 375 तो यही हो गया जी। अब आप सरकार बनाइएगा, दिसंबर से देना शुरू कीजिएगा तो 4 महीना का तो पहले मिल गया, चलिए वो कंपनसेट कर लीजिए, मैनेज हो गया। आगे नीतीश कुमार आएंगे तो हो सकता है कि उनको मन करे कि नहीं भाई 250 बढ़ा दीजिए, 300 बढ़ा दीजिए। आप देना चाहते थे 1500 रुपया, नीतीश कुमार ने 1100 देकर के मामला सेटल कर दिया। माई बहन योजना के तहत तेजस्वी कह रहे थे 2500 देंगे। माई बहन योजना का तो माई बहन ऐसा किया कि कहने लायक हाल नहीं है। बिल्कुल, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि आपने माई बहन योजना किया जी, और उस योजना में आप 2500 देना चाहते थे, कोई 3000 देना चाहता था, 10,000 दे दिए। इन्होंने सीधे 10,000 देकर कहा कि माई बहन योजना वो नहीं है, परिवार योजना, ये योजना है, हम आपको मछली मार के नहीं खिलाएंगे, हम 2500 देकर के आपको पैक नहीं करेंगे, हम आपको ये 10,000 दे रहे हैं कि इससे आप रोजगार शुरू कीजिए। आप ही के कई एपिसोड में लोगों ने कहा है बकरी पालेंगे तो गाय पालेंगे तो ये करेंगे तो वो करेंगे तो सिलाई मशीन, बाबा बहुत सारी बातें। बाबा एक विवाद में और तेजस्वी घिर रहे, लास्ट एक और कारण ले ही लेते हैं, हर घर रोजगार की बात कर रहे, सरकारी नौकरी की, मैं वहीं आ रहा था। अच्छा, आप हर घर रोजगार देने की बात कर रहे हैं और आपके आने से पहले, आपको सोचने से पहले हर घर रोजगार, मैंने 1 करोड़ के आसपास लोगों को अगले 5 साल का प्लान है। और अभी लाखों लाख महिलाओं को जो दिया गया वो क्या है? लाखों लाख महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिए गए वो हर घर ही ना हुआ। बिल्कुल, हर घर में आप एक रोजगार दे रहे हैं, लगभग 3 करोड़ के आसपास कहा जाता है कि जीविका है, और भी मतलब जितने भी जीविका, आशा दीदी, फलाना ठिकाना, सब कुछ मिला करके उन लोगों के लिए भी नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति योजना बनाई है। और ये 10,000 रुपया सिर्फ 10,000 नहीं है, ये 10,000 रुपया जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके इस 10,000 में प्लस और कर दीजिए आप, ठीक है ना, 2 लाख रुपया। अगर 10,000 में आप बहुत सा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपया तक लेने का अधिकार है। आप अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए आप 2 लाख रुपया दे दें। तो सीधी तरह से बात कर लीजिए, बिहार की जनता को जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, जिस सरकार की जरूरत थी जो आगे आकर के काम करेगी, योजना और रणनीति उसकी अच्छी होगी, उस पर वोट करने का प्लान बनाते हैं। बिहार के लोग निर्णय करते हैं और जिस निर्णय को बिहार के लोग करते रहे हैं वो निर्णय देश भर में लागू होता है। यानी विकास के नाम पर, स्थिर सरकार के नाम पर, रणनीति के नाम पर और सामंजस्य के नाम पर। अगर कहीं देख रहे हैं आप तो किधर देख रहे हैं, ये अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहां आप देख रहे हैं और कौन आपको लग रहा है कि स्टेबल सरकार देगा। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री, 9 महीना छोड़ दिए तो 9 महीना भी वो इसलिए मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने नैतिकता के आधार पर एक जिम्मेवारी ली थी कि उन्होंने एक फैसला किया था एनडीए से बाहर होने का, और वो फैसला उनका सही नहीं था, ये मान गए थे वो, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देकर के
बनाया दूसरे किसी को, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री, लेकिन 9 महीना में उन्हें पता चल गया कि नहीं, उनके बिना बिहार चलना, नीतीश के बिना बिहार ना चली। और गाना कोई और है लेकिन उसमें जोड़ दीजिए कि नीतीश के बिना बिहार ना चली। 20 साल से तो यही हो रहा है और आने वाले समय के लिए 5 साल के लिए नीतीश कुमार को फिक्स करने के लिए पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्होंने ये कहा है कि मैं नहीं हूं उसका अधिकारी, क्योंकि बिहार से मेरा नाता न तो सदन से है न किसी और चीज से है, न मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं एक एलायंस पार्टनर का एक कार्यकर्ता हूं, देश का गृह मंत्री हूं। उस नाते अगर मेरे से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बिहार का फैसला बिहार के लोग करेंगे और बिहार के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, नीतीश कुमार होंगे, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको लेकर के पूरे एनडीए गठबंधन एकजुट है, स्थायी सरकार की बात हो रही है और इसमें आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। तो देखिए, आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वानी देख रहे थे। बाबा ने वो 10 ऐसे कारण है जिससे बताया कि किसकी पलड़ा बिहार में जो है वो भारी दिखाई पड़ रही है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।